डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही यूनिक है और मैं समझता हूँ कि इस्लाम के पहले इस तरह का प्रोविज़न नहीं था और दूसरे धर्म में भी इस तरह का एक बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोविज़न नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वक्फ की। वक्फ जिसको हम लोग समझ लें ट्रस्ट कहते हैं। तो वक्फ क्या है? मुस्लिम लॉ में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी संपत्ति अर्जित करता है, अगर वो चाहता है कि उसकी संपत्ति का कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि उसके नहीं रहने के बाद भी उसका यूज होता रहे, तो उसको वक्फ कहते हैं। वक्फ का जो लिटरल मीनिंग है वो है डिटेंशन, स्टॉपेज और टाइंग ऑफ। तो ये टाइंग ऑफ जो है यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को ईश्वर के नाम से टाई कर देना, बांध देना। एक चीज और आपको बता दें कि मुस्लिम लॉ में जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं कुरान से होता है या हदीस से होता है। तो ये जो वक्फ है, वक्फ का संबंध कुरान से डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन कुरान चैरिटी की बात करता है, मिस्कीन की मदद की बात करता है, फ़कीरों की मदद की बात करता है, गरीब गुरबा की मदद की बात करता है। तो उसके ब्रॉड कनोटेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसका एक सोर्स हदीस में निकलता है कि एक लड़ाई हुई थी जंगे खैबर। जंगे खैबर में एक पीस ऑफ लैंड हजरत उमर के हाथ आ गई। तो उन्होंने प्रोफेट से पूछा था कि ज़मीन का हम क्या करें। तो प्रोफेट ने कहा तुम इसको वक्फ कर दो। और वो ज़मीन कई सेंचुरी तक चलती रही जब तक वो ज़मीन की यूटिलिटी एग्जॉस्ट नहीं हो गई। तो वहाँ से ये वक्फ का एक सिलसिला शुरू हुआ और इसको बाकायदा जो मुस्लिम जूरिस्ट हैं इन लोगों ने डेवलप किया। तो इनफैक्ट जो वक्फ होता है, वक्फ दैट मीन्स ऑनरशिप ऑफ गॉड, यानी जो प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है उसका मालिक ईश्वर हो जाता है और जो उसका मालिक है प्रॉपर्टी का, उसका ऑनरशिप एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वक्फ करने के बाद वो उसका मालिक नहीं रह जाता है। और तीसरी चीज़ है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, जो ब्रॉड जो कनोटेशन है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो हम एक चीज़ बता दें आपको कि जिस तरह से ट्रस्ट में हम लोग बेनिफैक्टर की बात करते हैं, बेनिफिशियरी की बात करते हैं या ट्रस्टी, ये तीन शब्द आते हैं, उसी तरह से वक्फ में भी दो तीन जो टर्मिनोलॉजी है वो जानना जरूरी है। वक्फ एज ए इंस्टीट्यूशन और जो वक्फ करता है उसको हम लोग वाकिफ कहते हैं, वक्फ करने वाला। और उसको मैनेजमेंट के लिए, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जिस तरह से ट्रस्ट में ट्रस्टी होता है, इसी तरह से वक्फ में मुतवल्ली होता है। तो हम देखें कि अगर इसकी डेफिनेशन, जो वक्फ की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ऑनर इन द नेम ऑफ गॉड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग चैरिटेबल contribution for mankind. But the exact definition which came out from Musalman Waqf Validating Act 1913 and Musalman Act Waqf Act 1954, तो उससे एक बात आई थी सामने कि परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, and the person who is dedicating the property, he must have Muslim faith. That means he must be a Muslim. And that dedication of property for the purpose of religious, pious or charitable, or the purpose recognized by the Muslim law. तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये वक्फ के लिए ज़रूरी होती हैं। इमाम मोहम्मद का कहना है कि एक जूरिस्ट है, मुस्लिम में बड़े जूरिस्ट हैं, इनका ये कहना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली
एंड डिलीवरी ऑफ पोजीशन, ये भी चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम वक्फ करते हैं तो मुतवल्ली का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो प्रॉपर्टी को मैनेज करे, प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखे। एक चीज़ आपको और बता दें कि वाकिफ जो होता है, जो प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, वो खुद भी मुतवल्ली हो सकता है, अपने लाइफ टेन्योर में पूरी लाइफ वो मुतवल्ली रह सकता है। फिर मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से हम लोग देखें कि वक्फ जो है ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसका इस्तेमाल परमानेंटली, विदाउट एनी डिस्टरप्शन, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूअसली इसका इस्तेमाल जो पर्पस है रिकॉग्नाइज्ड है मुस्लिम लॉ में, उस पर्पस के अंतर्गत, उस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये इंस्टीट्यूशन इंडिया में ख़ास तौर से इतने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर वो सही ढंग से मैनेज हो, और मैनेज अगर हुआ होता तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश हुए होते। जो अभी अजमेर में दरगाह, अजमेर जो ख्वाजा की जो दरगाह शरीफ है, उसने एक यूनिवर्सिटी को बनाया है। तो इस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी से इस तरह के कार्य किए जाते रहे हैं और किए जाते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अब जब वक्फ करते हैं तो उसमें इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन मस्ट है, इंटेंशन हो, डिक्लेरेशन हो, लेकिन डिक्लेरेशन में पर्टिकुलर वर्ड का होना कोई जरूरी नहीं है। ये हो कि ये समझ में आ जाए कि संपत्ति का वक्फ किया जा रहा है, तो वक्फ शब्द आना चाहिए। अगर वक्फ नहीं भी शब्द आया है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी एज ए वक्फ बहुत लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि किसी ने मॉस्क बना दिया और वो मॉस्क कंटिन्यूअस वहाँ नमाजें हो रही हैं, या कोई ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, जहाँ कंटिन्यूअस उसका इस्तेमाल उस पर्पस के लिए हो रहा है, तो इसको इन्फर किया जा सकता है कि ये वक्फ था, इसको इन्फर किया जा सकता है। तो इस तरह से एक केस था द्वारिका दास वर्सेस पंजाब वक्फ बोर्ड, ये 1991 का केस है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। द्वारिका दास वर्सेस पंजाब वक्फ बोर्ड। इस केस में यह था कि एक पीस ऑफ लैंड है, वो पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता है गांव वालों को फॉर यूज ऑफ ग्रेवयार्ड एज ए लाइसेंसी, लेकिन जो उसका प्रोप्रिएटरी राइट है, जो मालिकाना हक है, वो प्रोप्रिएटरी राइट जो वाकिफ है, जो देता वो अपने पास रख लेता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर प्रोप्रिएटरी राइट अपने पास रख लिया है तो ये वक्फ नहीं हो। उसी तरह से आपको बता दें कि बहुत फेमस केस आप सभी जानते होंगे, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका निवारण भी किया है, बहुत लंबा डिस्प्यूट चला इस पे, मोहम्मद इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग अयोध्या केस कहते हैं। ये AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 605 इसका साइटेशन है। ये बाबरी मस्जिद जो एक वक्फ की प्रॉपर्टी थी, और ये डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि अगर जो सब्जेक्ट है, अगर वो मॉस्क एडवर्सली पॉजेस्ड बाई नॉन मुस्लिम्स और वहाँ फिर नमाज नहीं होती है, तो वक्फ का इसका कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि एक कंसेप्ट है, एक सिद्धांत है मुस्लिम लॉ में कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है या कोई मॉस्क बना दिया गया, तो भले ही वो मॉस्क जो है वो डिमोलिश हो जाए, लेकिन वो जो जगह है वो हमेशा वो मॉस्क ही रहेगी इन द आई ऑफ रिलीजन। तो ये जो व्यू है ये इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस केस का निवारण किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा जो चीज़ें थी, ये एक समाज में पीस एंड हारमोनी के लिए ये जरूरी था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जिस तरह से,
तो उस डिसीजन को वेलकम किया गया और उसने जो दूसरा पक्ष था, मुस्लिम पक्ष था, उसके लिए भी अल्टरनेटिव 5 एकड़ लैंड्स की व्यवस्था की और कहा कि उसमें भी आप अपना मॉस्क बनाएं या जो भी चैरिटेबल काम के लिए आप कर सकते हैं करें। इस तरह से वो देखते हैं फ्रेंड्स कि वक्फ जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो इनएलिएनेबल कंटिन्यूटी इसमें होनी चाहिए और इस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है। तो जो लीगल इंसिडेंट्स हैं, इसके जो लीगल इंसिडेंट्स हैं, वो लीगल इंसिडेंट्स ये है कि इरिवोकेबिलिटी होती है। इसमें इरिवोकेबिलिटी होती है, यानी कि एक बार वक्फ कर दिया गया तो फिर उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। सुन्नी लॉ के जो सबसे बड़े जो जूरिस्ट हैं इमाम हनीफा, अबू हनीफा, तो उन्होंने कहा कि इसको अगर वाकिफ चाहे तो अपने लाइफ टाइम में रिवोक कर सकता है। लेकिन जो दूसरे एक उनके डिसिपल हैं इमाम मोहम्मद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वंस द वक्फ इज मेड दैट कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो इंडिया में इमाम मोहम्मद की बात मानी गई और ये कहा गया कि अगर वक्फ हो गया तो उसको फिर रिवोक नहीं किया सकता है, तो इसकी इरिवोकेबिलिटी है। दूसरा परपिचुइटी परपिचुइटी यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मुतवल्ली आएंगे जाएंगे, दूसरे मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट होगा, तीसरे का होगा, लेकिन जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है, वो पर्पस ये कंटिन्यू रहेगा। तो देयर मस्ट बी परपिचुइटी। जो टीपीए में रूल अगेंस्ट परपिचुइटी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो दूसरा ये लीगल इंसिडेंट है। तीसरा है इनएलिएनेबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है तो जब तक चाहे उसे यूज करे, जिस मैनर में चाहे यूज करे, किसी को सेल कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, विल कर सकता है, लीज कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया सकता है, गिफ्ट नहीं किया सकता है, मॉर्गेज नहीं किया सकता है। इसलिए एक बार वो संपत्ति जब ईश्वर के नाम से अटैच हो गई तो फिर उसका मालिक कोई नहीं रहा, मालिक उसका ईश्वर हो जाता, अल्लाह हो जाता है, और उस प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। और पायस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए उसका जो यूसुफ्रक्ट है, उसका जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एंड दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट। इसमें एब्सोल्यूटनेस होनी चाहिए। अगर कोई कंडीशन अटैच हो गई अगर कोई कंडीशन अटैच हो गई तो फिर कंडीशन, तो ये वक्फ फाइट हो जाएगा। कंडीशन नहीं, ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये जो वक्फ करते हैं, जो वक्फ करने के जो वाकिफ होता है, वो मेजर होना चाहिए, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से मेजर होना चाहिए, और साउंड माइंड का होना चाहिए, और माइनर या ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए। अगर माइनर या ल्यूनेटिक है तो वक्फ नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग देखा था कि मैरिज वाले कंसेप्ट, मैरिज जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो मैंने बताया था कि माइनर की भी शादी हो जाती है, गार्जियन बनकर कोई कर देता है, ल्यूनेटिक की भी हो जाती है, लेकिन वक्फ में ऐसा नहीं है। माइनर की तरफ से कोई गार्जियन वक्फ नहीं कर सकता है, बल्कि उस व्यक्ति को मेजर होना जरूरी है और उसे साउंड माइंड का भी होना जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ केसेस के माध्यम से जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो पर्पस है, पर्पस फॉर द मुस्लिम लॉ जो डिफाइंड है, उसमें क्या क्या हम लोग वक्फ संपत्ति का कर सकते हैं, जो किया जा सकता है। उसमें मॉस्क के लिए प्रोविज़न, इमाम के लिए प्रोविज़न हो सकता है कि इससे इमाम का मेंटेनेंस या उसकी सैलरी, या फिर
इमामबाड़ा का रिपेयर हो गया, या मस्जिद का रिपेयर हो गया, या मॉस्क में जैसे कि लैंप है, या जो भी इस तरह की चीज़ें जो मॉस्क के ऊपर खर्च होती हैं उसका प्रावधान हो गया, या गरीब रिलेटिव्स और डिपेंडेंट्स, इसके लिए भी वक्फ में प्रोविज़न हो सकता है, किया जा सकता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ किया गया है, इस प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा होगा, इसका जो बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट से जो वाकिफ़ के रिलेटिव्स हैं या जो उनके ऊपर आश्रित हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनका जीवन यापन के लिए, उनके एक्सपेंसेस के लिए इसमें प्रोविज़न हो सकता है, ये परमिसिबल है। उस तरह से हम देखें कि फ़कीरों के मेंटेनेंस के लिए, गरीबों के मेंटेनेंस के लिए, ईदगाह में ग्रांट देने के लिए ये भी हो सकता है। तो इस्लाम में चैरिटेबल, रिलीजियस, पायस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेपरेटेड नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम में अमीरों की संपत्ति में गरीबों का हिस्सा एक बहुत भी, जहाँ भी कुरान में उसको सलात बोलते हैं, नमाज को, जहाँ भी नमाज का जिक्र आया है वहाँ पे ज़कात का भी जिक्र आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नमाज जो 5 फ़र्ज है एक मुस्लिम के लिए, उसमें नमाज भी है, और नमाज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है मुस्लिम के लिए। तो उसके साथ साथ ज़कात आया है। यानी कि नमाज तो आदमी अपने लाइफ के लिए अपने लिए पढ़ता है, लेकिन ज़कात एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़कात का भी प्रोविज़न है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़कात के साथ साथ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए ग्रांट देने का भी प्रोविज़न है, और उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे या जो उसका मेंटेनेंस होंगे, इसके लिए भी इसमें प्रोविज़न किया जा सकता है। ब्रिज बनाना कारवां के लिए, या फिर गरीबों की मदद करना, ताजिया रखना मुहर्रम में सेलिब्रेशन के लिए, या सेटलर्स की जो उसकी याद में जो उसकी डेथ एनिवर्सरी है उसके मनाने के लिए भी इसमें प्रोविज़न हो सकता है। एनुअल फातिहा का एक कंसेप्ट है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सब जो पर्पस है, ये सब कुछ रिकॉग्नाइज्ड पर्पस है, जिसमें हम लोग इसको वक्फ कैटेगरी में ला सकते हैं। तो ये कुछ उसमें हम लोग देखें कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने बताया था आप लोगों को कि हिबा करते हैं तो उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनडिवाइडेड है, वक्फ में उसका क्या प्रोविज़न है। तो प्रॉपर्टी जिसका डिवीज़न हो सकता है, कैपेबल ऑफ डिवीज़न है या कैपेबल ऑफ डिवीज़न नहीं है, ये दोनों केसेज में वक्फ हो सकता है। इसके लिए परमिशन है। ये व्यू जो है एक्सेप्टेड व्यू। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वक्फ कैसे क्रिएट करते हैं, मुतवली कैसे अपॉइंट करते हैं, मुतवली के कैसे फंक्शंस हैं, कब उनको रिमूव किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।